नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन. अब हमने इंस्पेक्शन कर लिया, रिव्यू कर लिया, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है. सो इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एंड डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम. जो भी हम डिज़ाइन बना के आए हैं पीछे, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट. सो दिस इंक्लूड कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस टू इंश्योर कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो करेक्टली फंक्शन कर रहा है और हमारे यूज़र रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है. तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे अकर करता है. जैसे कोडिंग क्या हो गया, राइटिंग द सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर बनाने का कोड लिखते हैं. फिर इंटीग्रेशन में हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. और फिर टेस्टिंग करते हैं टू इंश्योर कि जो सॉफ्टवेयर फंक्शंस हैं वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देन डिप्लॉयमेंट होता है जब हम इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं सॉफ्टवेयर इन अ लाइव इन्वायरमेंट. और फिर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट करते हैं. सो कोडिंग क्या होती है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने डिज़ाइन को, जो हमने सिस्टम डिज़ाइन बनाया होता है, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ कंप्यूटर लैंग्वेज. या फिर हम कह सकते हैं कोडिंग फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ट्रांसलेटिंग डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन इनटू द सोर्स कोड. तो कोडिंग प्रोग्रामर या कोडर के द्वारा ही करी जाती है, हु आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिज़ाइनर्स. वो डिज़ाइनर से इतना लिंकेज नहीं होता है. तो कोडिंग is the process of writing instruction in programming language. So it can be any depending upon our use. It can be Python, Java, C++, JavaScript. So coding होता है critical part of software development, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है उनको into working application यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं. अब स्ट्रक्चर्ड कोडिंग क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट स्ट्रक्चर्ड. तो यहाँ पे सारा प्रोग्राम जो है वो सब डिवाइडेड होता है इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स सो दैट प्रोग्राम बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड. तो स्ट्रक्चर्ड कोडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द कोडिंग प्रोसेस और ओवरऑल क्वालिटी में मेंटेन इम्प्रूवमेंट आती है. सो स्ट्रक्चर्ड कोडिंग क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच टू राइटिंग कोड दैट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड एरर डिटेक्शन. ऐसे कोड लिखना चाहिए कि रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो, उसको मेंटेन करना इजी हो, एरर्स डिटेक्ट करना और उसको चेंज करना भी बहुत इजी हो. इसलिए हम स्ट्रक्चर्ड कोडिंग परफॉर्म करते हैं. पर्पस यही होता है कि हम लीनियराइज करें जो कंट्रोल फ्लो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, ताकि जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है वो एक कंप्लीट लाइन फॉलो करे, सीक्वेंस फॉलो करे जो कोड लिखा होता है. तो पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए, लीनियराइज कोड होना चाहिए, सब डिवाइडेड होना चाहिए इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ताकि उसको समझना, मेंटेन करना बहुत ईजी हो. सो कुछ फीचर्स होते हैं स्ट्रक्चर्ड कोडिंग के, जैसे मॉड्यूलैरिटी, स्मॉल रीयूजेबल मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, सीक्वेंस यूज़ करना, सिलेक्शन, इटरेशन यूज़ करना, गो टू स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए ताकि अनस्ट्रक्चर्ड जंप्स ना हो, इससे रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है. टॉप डाउन डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब कोड इज़ डेवलप फ्रॉम हायर लेवल मॉड्यूल्स टू द डिटेल लोअर लेवल मॉड्यूल्स. और इनकैप्सुलेशन होना चाहिए, डेटा एंड फंक्शन आर ग्रुप्ड लॉजिकली टू प्रमोट कोड रीयूज. सो रिवर्स इंजीनियरिंग को हम कभी कभी बैक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर या कुछ और प्रोडक्ट्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं टू एक्सट्रैक्ट डिज़ाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम. तो इसमें हम डीकंस्ट्रक्टिंग कर रहे हैं ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो कि हमारे प्रोजेक्ट को बनाने में इंक्लूड करा होता है. सो द रिवर्स इंजीनियरिंग enables us to determine how a part was designed so that you can recreate it. तो कंपनीज इसको यूज़ करती है इस अप्रोच को जब उन्हें कुछ परचेज करना होता है रिप्लेसमेंट पार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल इक्विपमेंट. तो अब ये सब करने के लिए हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं वो हम पढ़ेंगे. तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होता है फॉर एनालाइजिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम या फिर प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है एंड वो कैसे ऑपरेट कर रहा है. सो बेसिकली हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं सिस्टम को इनटू अ कंपोनेंट्स टू रिकंस्ट्रक्टेड डिज़ाइन एंड एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. जब हमें किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में जानना होता है तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं. सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग
तो सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो ये हमें हेल्प करता है टू रिकवर लॉस्ट सोर्स कोड, डिटेक्ट वल्नरेबिलिटीज़, इम्प्रूव कंपैटिबिलिटी एंड मॉडर्नाइज द लेगेसी सिस्टम। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे देखिए फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, तो रिक्वायरमेंट होते हैं, फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाते हैं, कोड टेस्ट करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये हमारी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है। और रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होगी, जब इम्प्लीमेंटेशन हुई होती है हम उसको ब्रेक डाउन करके डिज़ाइन का पता लगाते हैं एंड देन हम रिक्वायरमेंट्स की रिकवरी करते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइंस। तो दिस इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग के, क्लोनिंग सिस्टम, जब हमें रिक्रिएट करना होता है सिस्टम विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। मॉडर्नाइज करना, अपग्रेड करना कुछ सिस्टम्स को न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, बट उससे लिए हमें लेगेसी सिस्टम्स को जानना भी ज़रूरी होता है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। इंश्योरिंग इंटरोपरेबिलिटी, मतलब कि इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, आइडेंटिफाइंग बग्स एंड ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए ताकि डिटेक्ट करें कि मॉलवेयर तो नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स तो नहीं है। फॉर रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ लॉस्ट सोर्स कोड है या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट है उनको रिकवर करने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड दी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स या अनडॉक्यूमेंटेड सिस्टम्स। मेजर टास्क जो इंक्लूडेड होते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, हम स्टडी करते हैं उसके आर्किटेक्चर को, लॉजिक को, डिपेंडेंसीज़ को। इनको स्टडी करने के बाद हम फंक्शनैलिटी को समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसे हमारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है टू डिफरेंट इनपुट्स। उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करते हैं, डायग्राम, डिज़ाइन डायग्राम बनाते हैं, सोर्स कोड जनरेट करते हैं, फ्लो चार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्टली हम सिस्टम मॉडिफिकेशन या री इंजीनियरिंग करते हैं, यानी इम्प्रूव करते हैं जो भी सिस्टम बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस। सो देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम ऐसे करके रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म होती है। तो हाई लेवल रिवर्स इंजीनियरिंग में हम आर्किटेक्चर और फंक्शनैलिटी को समझ रहे होते हैं, सो ये हाई लेवल रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। उसके बाद आता है मीडियम लेवल रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसमें हम लॉजिक और फाइल स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। लो लेवल रिवर्स इंजीनियरिंग में इंक्लूड होता है डी असेंबलिंग, कोड एंड डीबगिंग। तो ये लेवल्स होते हैं जिस पे हम रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं। तो फिर री इंजीनियरिंग क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग साउंड तो ऐसे कर रहा है जैसे सेम है, बट री इंजीनियरिंग जो होता है इसमें हम एग्जामिन करते हैं और ऑल्टर करते हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव इट्स फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेबिलिटी। तो ये री इंजीनियरिंग होता है प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ताकि उसकी परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन्हांस करी जाए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में हम बैकवर्ड जा रहे थे, हम देख रहे थे कि क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, कोडिंग क्या कैसे है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे है, बट री इंजीनियरिंग में हम चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं उन पे टू एनहांस इस परफॉर्मेंस। तो इसमें हम रीडिज़ाइन करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं एंड समटाइम्स रिप्लेस करते हैं कोई भी आउटडेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बिजनेस प्रोसेसेस में, मैकेनिकल सिस्टम्स में कॉमनली अप्लाई करा जाता है। तो री इंजीनियरिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है विदाउट कम्प्लीटली री राइटिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। तो वापस से दोबारा बनाने से अच्छा है कि जो फॉल्ट उसमें आ रहे हैं हम उसको चेंज कर दें, तो दैट इज़ री इंजीनियरिंग। और अगर हमारे पास कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर है एंड हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, और फिर उसमें चेंजेस करने के लिए हम री इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के, जैसे कि परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, जो पुराने सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड करना, स्केलेबिलिटी करना, इंक्रीज़ करना कि वो वर्कलोड और उठा सके, इंश्योर करना कि हमारे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, इम्प्रूविंग सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करना एंड रिड्यूसिंग दी मेंटेनेंस कॉस्ट। प्रोसेस क्या होता है री इंजीनियरिंग का? सबसे पहले हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि नीड क्या है री इंजीनियरिंग करने की, कि वीकनेसेस क्या है, इम्प्रूवमेंट एरियाज़ क्या है, हम वो सब चीज़ें डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब तोड़ना, एनालाइज कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में है क्या, उसकी फंक्शनैलिटी, आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें करने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं।
उसके बाद हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जो भी चीज़ों में हमें नीड लगती है हम मॉडिफाई कर देते हैं उन सब चीज़ों को, कोड को चाहिए, डेटाबेस को चाहिए, आर्किटेक्चर को चाहिए, टू इम्प्रूव दी एफिशिएंसी। तो इससे हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल क्वालिटी इन्हांस होती है। फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन करते हैं, इम्प्लीमेंट द मॉडिफाइड सिस्टम एंड नेसेसरी चेंजेस जो भी हमारे होते हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड देन वी परफॉर्म टेस्टिंग एंड क्वालिटी अश्योरेंस टू परफॉर्म रिगरस टेस्टिंग एंड आइडेंटिफाई एंड फिक्स बग्स और अनकन्सिस्टेंसीज। तो ये पार्ट होता है टेस्टिंग एंड क्वालिटी अश्योरेंस का। लास्टली हम डिप्लॉयमेंट करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं, जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है? आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, बट हम फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ एनालाइजिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो हम इसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन को, फंक्शनैलिटी को, विदाउट प्रायर डॉक्यूमेंटेशन। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। और रिवर्स और री इंजीनियरिंग में हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं और ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को फॉर इट्स बेटर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का नेचर एनालिटिकल है, मतलब इसमें हम ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं, सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और री इंजीनियरिंग का नेचर कंस्ट्रक्टिव है, बिल्ड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। प्राइमरी गोल क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का? अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग सिस्टम। और री इंजीनियरिंग का होता है इन्हांसिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द सिस्टम। प्रोसेस फ्लो, रिवर्स इंजीनियरिंग बैकवर्ड मूव करता है और री इंजीनियरिंग फॉरवर्ड मूव करता है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग में कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं और रिवर्स में हम पीछे जा रहे होते हैं टू अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। अप्रोच देखें तो रिवर्स इंजीनियरिंग के डीकम्पोजिशन अप्रोच है, ब्रेकिंग डाउन, और री इंजीनियरिंग की मॉडिफिकेशन या रिकन्स्ट्रक्शन अप्रोच है, यानी इन्हांस करना सिस्टम को। तो ये डिफरेंस होता है रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग में। कुछ और डिफरेंस है, जैसे टेक्निक्स क्या क्या यूज़ करी जाती है रिवर्स इंजीनियरिंग में? डी असेंबली, बाइनरी एनालिसिस, डीबगिंग, ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। और री इंजीनियरिंग में कोड रीफैक्टरिंग, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। हार्डवेयर क्या क्या यूज़ होता है? बिजनेस प्रोसेस यूज़ बताइए, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड एफर्ट। तो लेस एफर्ट लगता है कंपेयर टू री इंजीनियरिंग। रिवर्स में हमें बस तोड़ना ही तो है, ब्रेक डाउन करना है, तो उसमें इतना एफर्ट नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू री इंजीनियरिंग। तो क्योंकि हम इसमें लेगेसी सिस्टम्स में मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं, तो ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को हम मीट कर पाए, यूज़र रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर पाए, तो ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। Now let's move forward from reverse engineering and re-engineering and talk about re-documentation. तो re-documentation क्या हुआ? Re-documentation is the process of creating or updating the documentation for existing software without making changes to the actual code. जब हमें कुछ क्रिएशन, कुछ अपडेटिंग करना होता है डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि सिस्टम अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसके एक्चुअल कोड में कोई डिफरेंस नहीं ला रहे, हम बस डॉक्यूमेंटेशन चेंज करते हैं, तो उसको कहते हैं रीडॉक्यूमेंटेशन। सो इट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्शन, डायग्राम्स, ये सब चीज़ें जब हमें डालनी होती है डॉक्यूमेंटेशन में ताकि अंडरस्टैंडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करा जाए, उसी प्रोसेस को हम रीडॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आउटडेटेड हो जाता है या उसमें कुछ मिसिंग या इनकम्प्लीट वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ कह सकते हैं हमारा सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉम्प्लेक्स है और डेवलपर्स को बेटर इंसाइट्स चाहिए, तो रीडॉक्यूमेंटेशन करते हैं। द सिस्टम इज़ बीइंग रिवर्स इंजीनियर्ड और री इंजीनियर्ड, जब ये सब परफॉर्म हो रहा होता है तो इस करके भी रीडॉक्यूमेंटेशन की नीड पड़ती है। सो कुछ बेनिफिट्स होते हैं रीडॉक्यूमेंटेशन के। रिवर्स इंजीनियरिंग अगर होती है तो रीडॉक्यूमेंटेशन एड करता है इन एनालाइजिंग ओल्ड सिस्टम विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। रीडेबिलिटी, अगर वो कन्वर्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स कोड को इनटू क्लियर फॉर्मेट, तो रीडॉक्यूमेंटेशन उसमें हेल्प करता है। मेंटेनेबिलिटी में हेल्प करता है, डेवलपर्स को समझने में हेल्प करता है। ऑन बोर्डिंग में हेल्प करता है, इट एनेबल्स न्यू डेवलपर टू ग्रास्प द सिस्टम क्विकली। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन एरर डिटेक्शन टू आइडेंटिफाई कि कोई इनकन्सिस्टेंटी तो नहीं है, एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी। लास्टली we'll talk about सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। किस का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है? किस चीज़ का? ऑफ ट्रैकिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग चेंजेस। तो कुछ भी चेंजेस आते हैं ना इन द सॉफ्टवेयर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
कुछ ऐसा केस होता है जैसे मल्टीपल जोग्राफिकल एम्प्लॉयज़ आर इन्वॉल्व, अलग अलग टीम इन्वॉल्व होती है इन क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर, तो उस टाइम पीरियड में हर जगह से कॉन्सिक्वेंटली चेंजेस परफॉर्म हो रहे होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के, एंड उस चेंज को मेंटेन करना, उस चेंज को मैनेज करना ताकि प्रॉब्लम ना आए, कोई ऐसी कंडीशन ना हो जाए जिसमें चेंजेस अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यूज़ होता है. So it ensures that software development is organized, efficient and traceable by maintaining version control. तो जो भी वर्जन कंट्रोल, जो भी चेंजेस हमारे सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, चेंज मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो नीड क्या हुई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, ये बहुत असेंशियल है ऑनेस्टली एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं. सॉफ्टवेयर जो है वो ओवर टाइम ड्यू टू बग या कह लो फीचर एनहांसमेंट चेंजेस होते हैं. तो जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है ताकि हम इन चेंजेस को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ. ये वर्जन कंट्रोल में हेल्प करता है, ये ट्रैक करता है डिफरेंट वर्जन ऑफ कोड, इंश्योर करता है कि जो डेवलपर्स हैं वो ईजिली प्रीवियस वर्जन पे आराम से जा पाएँ अगर नेसेसरी है तो. कोलैबोरेशन, इट अलाउज मल्टीपल डेवलपर्स टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट कन्फ्लिक्ट्स. क्योंकि अगर मल्टीपल वर्कर्स काम कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि एकदम से साथ में चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म हो रहा है तो कोलैबोरेशन ईजिली परफॉर्म हो सकती है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट. कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी सोर्स में. एरर रिडक्शन, सो इट रिड्यूसेस बग्स एंड इश्यूज, क्योंकि ये ट्रैक करता है कोड को और चेंजेस को और सिस्टमैटिकली अपडेट करता है, तो एरर रिडक्शन ईजिली परफॉर्म होता है. सो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, जैसे कि टू बिल्ड मैनेजमेंट. So it manages and automate the software build process. Configuration identification, so ये define करता है software components and maintain a structured repository. Version control में tracks different version and allow rollback if needed. And it also helps in change management to control the modification. और ये ensure करता है कि जो changes होते हैं वो हमारे system को disrupt ना करें. So benefits are better team collaboration, बहुत सारे डेवलपर्स एक साथ काम कर सकते हैं, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, चेंजेस कंट्रोल हैं, सब चीज़ें इंश्योर करते हैं, रिड्यूस रिस्क, ट्रैक एंड मैनेजेस मॉडिफिकेशन, ईजियर मेंटेनेंस, क्लियर हिस्ट्री होती है तो ईजियर मेंटेनेंस होता है, फास्टर डेवलपमेंट साइकिल्स होती हैं, रेपिटेटिव टास्क लाइक बिल्ड डेवलपमेंट ये अपना ऑटोमेट होता है इसमें, एंड सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, तो इट इंश्योर कि डेटा इंटेग्रिटी, एक्सेस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो एफिशिएंटली हम फॉलो कर रहे हैं. सो ये कुछ टूल्स के नाम है जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में यूज़ करे जाते हैं. जैसे गिट यूज़ करा जाता है, SVN, परफोर्स, जीरा, डॉकर, ये सारी चीज़ें वर्जन कंट्रोल और हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए, ट्रैकिंग इश्यूज़ एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर चेंजेस के लिए कम्प्लीटली यूज़ करे जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. इफ़ यू टॉक अबाउट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, तो जैसे हम नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं फॉर मैनेजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइक्रो सर्विसेज. तो एक सिनेरियो है कि नेटफ्लिक्स ऑपरेट करता है AWS क्लाउड पे, हैंडलिंग मिलियंस ऑफ यूजर स्ट्रीमिंग कंटेंट 24/7. तो ये क्या है, इट यूजेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज जो रिक्वायर करती है वर्जन कंट्रोल, रोल बैक मैकेनिज्म, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट्स. तो जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, इट यूजेस गिट एंड स्पिननेकर टू मैनेज माइक्रो सर्विसेज. इट ट्रैक्स सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन टू इंश्योर कि हमारे स्टेबल स्ट्रीमिंग क्वालिटी हो, और A/B टेस्टिंग परफॉर्म होती है ऑटोमेटिकली टू टेस्ट कि न्यू फीचर्स जो भी आ रहे हैं बिफोर रिलीजिंग देम ग्लोबली. सो एज अ रिजल्ट एक रिलायबल स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस होता है विद मिनिमल डाउन टाइम, और फास्टर फीचर रोल आउट्स होते हैं टू इंश्योर कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे.